नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पहला चैप्टर, पहला लेक्चर। चैप्टर का नाम है पादपों में जनन। पादप यानी कि पौधे, हम 11वीं कक्षा से पढ़ते हैं। जितने भी पौधे होते हैं छोटे बड़े सब उनको हम पादप कहते हैं। पादपों में जनन, जनन का मतलब है इनका जन्म कैसे होता है, ये बनते उगते कैसे हैं। यही चैप्टर का नाम है और यही इसमें हम पूरे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले निषेचन पूर्व घटना, यानी कि जब पादपों में निषेचन होता है तो उससे पहले क्या क्या होता है, निषेचन, फिर निषेचन कैसे होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होती है और असंग जनन क्या होता है, किस प्रकार होता है, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, या तो मैं बेसिक इंट्रो पढ़ाऊंगा जो 11वीं की थोड़ी बहुत चीजें इससे कनेक्ट है उनको रिकैप करेंगे। पुष्प की संरचना यानी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कहता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पादपों में जनन, कौन से पादप की बात कर रहे हैं हम, पुष्प वाले, पुष्पीय पादप की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने 11वीं में क्या पढ़ रखा था, शैवाल, बायोफाइटा, यानी कि पादपों का वर्गीकरण है। इनको हमने किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो एक शैवाल पहली कैटेगरी, दूसरी हमने पढ़ी थी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, उभयचर, जैसे मेंढक जल में भी रहती है और जमीन पे यानी कि थल में भी रहती है। तो जीवों में उभयचर कौन है, मेंढक। उसी प्रकार पादपों का उभयचर होता है ब्रायोफाइटा, ये पानी के अंदर ही भी उगता है और जमीन के ऊपर भी उगता है, यानी कि पानी के बाहर। तीसरा है टेरिडोफाइटा। इन चारों को कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बीज नहीं होता। ये चीज हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। पांचवा है जिम्नोस्पर्म और छठा है एंजियोस्पर्म। इनमें चारों में बीज नहीं होते हैं और इनमें दोनों में बीज होते हैं। ये पांच हम पूरी तरह से लगभग, वैसे सारे ही पढ़े लेकिन इन पांच को अच्छे से 11वीं में पढ़ चुके हैं। ये 11th क्लास का है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें चारों में बीज नहीं होते, इनको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। और इनमें दोनों में बीज होते हैं, इनको कहते हैं फेनेरोगेम्स। ये इनका दोनों का नाम है। अब इसमें जो बीज होते हैं वो होते हैं अनावृत बीजी, यानी कि इनका जो बीज है उसके बाहर कोई आवरण नहीं होता है, कोई कोट नहीं होता है, तो इनको हम अनावृत बीजी कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्म होता है आवृत बीजी, यानी कि इसका जो बीज है ये बीज प्लस आवृत, यानी कि इसके बीज के बाहर एक आवरण होता है, एक लेयर, एक कोट होता है, तो इसे हम आवृत बीजी कहते हैं। इनको फेनेरोगेम्स कहते हैं क्योंकि बीज होता है। एंजियोस्पर्म में भी हम कौन से पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादप यानी कि फूल। एंजियोस्पर्म, जितने भी पेड़ पौधे हमें आसपास दिखाई देते हैं सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ये तो बहुत रेयर दिखाई देते हैं, कोई कोई अपने घरों में लगाता रहता है, होते नहीं, बहुत कम दिखते हैं। तो एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे होते हैं, यानी कि फूल होते हैं इनके अंदर, ये पुष्पीय पादप होते हैं और इन्हीं को हम पढ़ेंगे डिटेल में। पुष्पीय पौधों की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्प की। पुष्प यानी कि फ्लावर, इसे फूल भी हम कहते हैं। तो वैसे तो हमें फूल के बारे में पता है, इससे सुगंध आती है, दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और हम भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन साइंस में, विज्ञान में इसका क्या रोल है, एक पौधे के लिए इसका क्या रोल है। तो जिस प्रकार दो जीव, एक नर और एक मादा, इनको यदि अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है तो इनको लैंगिक अंगों की जरूरत होती है, लैंगिक जननांग की जरूरत होती है, सेक्सुअल पार्ट की जरूरत होती है। उसी के द्वारा ये इंटरकोर्स करके अपनी संतान को जन्म देने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। ये सभी जीवों की कहानी है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनका लैंगिक जननांग कौन होता है, पुष्प। पौधों में जो फूल होता है यह उनका लैंगिक जननांग, सेक्सुअल पार्ट होता है। इस फूल के द्वारा ही पौधे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, नए पौधों को जन्म देने के लिए बीज पैदा कर पाते हैं। पौधे के अंदर ही बीज पैदा होते हैं। तो पुष्प क्या है, पुष्प पौधों का लैंगिक जननांग यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन होता है। सेक्सुअल ऑर्गन कह दो, पार्ट कह दो, एक ही बात है। दूसरा पॉइंट, पुष्प एक
रूपांतरित तना है, प्रौरव यानी कि तना, मतलब ये है कि एक समय पे जैसे कोई तना है पेड़ का, ये तना ही रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, पुष्प। लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि जो तना हमें लकड़ी जैसे दिखाई देता है वो फूल कैसे बनता है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। मान लो कि ये तना है, अब इस तने को हमने 1 2 3 4 भागों 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाग, इन भागों को कहते हैं हम पर्व, अंग्रेजी में कहते हैं ना इंटरनोड। अब ये भाग जहां पे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उस जगह को कहते हैं हम, जहां पे पर्व आपस में जुड़ते हैं वो जगह कहलाती है पर्व संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, ये जुड़ना। संधि विषय आपने पढ़ा हुआ, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, 9वीं से हम पढ़ते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना किसी चीज को। तो जहां पे दो भाग जुड़ते हैं वो कहलाता है संधि। और क्योंकि किसकी संधि हो रही है, पर्व की, ये पर्व और ये पर्व दोनों जुड़ रहे हैं तो ये कहलाएगी पर्व संधि। यहां पर एक गठान जैसी आकृति रिंग बन जाती है जिसे हम पर्व संधि कहते हैं। तो तने में जो ये रिंग बन जाती है, जो गठान बन जाती है गांठ टाइप, वो पर्व संधि कहलाती है। अंग्रेजी में से हम नोड कहते हैं। ये होता है तना। अब इस तने में से पत्तियां निकलती, जैसे एक पत्तियां निकली, पत्ती कहां से निकलेगी, जहां पे गांठ होती है, नोड होती है, यहाँ पे इसमें पत्तियां निकली। तो इस पत्ती, इसे इस प्रकार जहां जहां पे गांठ है यहाँ से पत्ती निकली है। इन पत्तियों को यदि हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, है ना, जैसे इसका डंठल में आगे की तरफ बढ़ा दिया, अब यहाँ पे जो ये जगह होती है पत्ती के और इस नोड के जो बीच में जो जगह होती है, यहाँ पे यहाँ से निकलती है कलिका। एक हल्की सी गांठ या फिर छोटी सी गांठ बनती है और यहाँ से निकलती है कलिका। तो यहाँ पे पत्ती और अक्ष के इस नोड के बीच में जो गांठें होती हैं इनको हम कहते हैं कलिका, और ये वाली कहलाती है अक्षीय कलिका। पत्ती के बीच की और इस नोड के बीच में जो गांठ होती है वो अक्षीय कलिका कहलाती है। तो कितनी अक्षीय कलिका, 1 2 3, ये सब क्या है, लाल लाल जो दिख रही, यह अक्षीय कलिका है। और जो ऊपरी तने पे जो कली निकलती है वो कली कहलाती है अंतस्थ कलिका। अब ये कलियां यहां पर होती हैं। जैसे समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन होता है, पौधे में भी परिवर्तन होने लगता है, और जब पौधे में परिवर्तन होने लगता है तो इस कली से, पत्ती के बाद में यहां से निकलने लगते हैं कलियां। इस गांठ से कली निकलने लगती है और वही कली आगे चलकर फूल बन जाती है। तो इस अक्षीय कलिका में समसूत्री विभाजन होता है, और ये जो कली निकलने की प्रक्रिया होती है, इसमें जो परिवर्तन होता है, उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं पुष्पीय आघक, यानी कि पुष्प बनने से पहले की अवस्था। पुष्प बनने से पहले की अवस्था ये कहलाती है पुष्पीय आघक। अब ये पुष्प कैसे बना, तो इस गांठ में से कली निकली, कली ही आगे चलकर खिलकर फूल बनती है। अब ये तो चलो ठीक है कि फूल बनती है, समझ में आ गई, लेकिन मैंने भी बोला कि ये जो तना है ये कैसे फूल के रूप में बदलता है, यही फूल कैसे बन जाता है। तो देखिए, ये मैंने इसको जूम करके लिखा है, बड़ा करके। यदि इसी तने को हम कंप्रेस कर दे, कंडेंसेट कर दे, संघनित कर दे, दबा दे इसे, तो क्या होगा, जो रिंग ये दूर दूर है ये क्या हो जाएगी, पास पास आ जाएगी। तो जैसे कि ये तना है, इसमें 3 रिंग है। अब जैसे इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये रिंग कहाँ आ जाएगी, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग। और ये पत्तियां जो थी, कलियां जहां से निकल रही है, ये भी पास पास आ जाएगी बिल्कुल। ये वाली तीनों कली ये भी पास पास आ जाएगी। और ये ऊपर जो कली थी इसके, ये कहाँ रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी। तो इसी तने को जब हमने कंप्रेस किया, संघनित किया, तो ये इस प्रकार फूल का रूप ले लेता है। और ये तना ही किस रूप में बदल जाता है, फूल के रूप में बन जाता है। और यानी कि तने को संघनन होने के बाद में इस प्रकार पुष्प का निर्माण होता है, ऐसे फूल बनता है। तो ठीक है, ये हो गया अपना फूल बनता कैसे, वो वाली प्रक्रिया। अगला देखते हैं हम, फूल के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो वैसे इसको एक और डायग्राम से हम देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये है पुष्प। अब इस पुष्प में हमें कितनी चीजें दिख रही है, एक तो डंठल दिख रहा है जिससे हम हाथ में पकड़ते हैं, तो इस डंठल को हम कहते हैं पुष्प ग्रंथ।
पुष्प जिस डंडी से हम पकड़ते हैं वो कहलाता है पुष्पवृंत। और एक शब्द आपने सुना होगा आसन। आसन का मतलब क्या है? जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिसके ऊपर पूरा शरीर टिका होता है। तो जिस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टिकी रहती है या जिसके ऊपर बैठा जाता है, जिस पर पूरा बेस टिका रहता है, उसे हम कहते हैं आसन। तो ये पूरा का पूरा फूल यहां पर टिका हुआ है इस जगह पे, तो इस जगह को कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं इस जगह को? पुष्पासन कहलाती है जगह। अब ये तो हो गया पुष्पासन। इस पुष्प के अंदर एक इस प्रकार की जो आकृति होती है ये कहलाती है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर कई सारी चीजें होती है, ये हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ये अंडाशय होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा ये पास में दिखा रखा है, ये यहां से यहां तक का इतना, ये कहलाता है वर्तिका। और इसी वर्तिका का जो अगला वाला भाग है, अग्र भाग आगे वाला, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिका का आगे वाला हिस्सा। अब यहां से लेकर तो यहां तक का जो ये स्त्री वाला भाग है इसे कहते हैं स्त्री केसर। वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये अंदर कोष्ठ होते हैं चेंबर, और ये वाला हिस्सा कहलाता है स्त्री केसर। यानी कि ये एक पुष्प का मादा जननांग होता है, स्त्री जननांग होता है। उसके अलावा और क्या इसमें? इस अंडाशय के आसपास ये ऐसे तंतु निकल आते हैं, ये 1 2 3 इधर भी निकले हैं, 1 2 3, ये ऐसे पूरा पुष्प है। बीच में मादा जननांग होता है, उसके आसपास एक तंतु इधर 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 इधर, ऐसे सब तरफ चारों तरफ इसमें तंतु निकल आते हैं। इन तंतुओं को कहते हैं हम पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि ये पुरुष जननांग होते हैं, मेल ऑर्गन होते हैं फूल के, पुष्प के। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो यहां से यहां तक है ये पुंकेसर कहलाता है। और इसके भी जो इसका जो ऊपर वाला भाग है ये पीला, इसको परागकोश कहते हैं। और जो डंडी होती है इसको हम पुतंतु कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा पुरुष जननांग हो गया। पुरुष जननांग, ये पुष्प का पुरुष जननांग है और ये महिला जननांग है। किसका? पुष्प का। ये पुष्प का पुरुष जननांग, ये पुष्प का महिला जननांग, जैसे हम स्त्री केसर कहते हैं और इसे पुंकेसर कहते हैं। पुष्प में जो ये पंखुड़ियां निकली होती हैं, इन पंखुड़ियों को हम दल भी कहते हैं। एक पंखुड़ी तो उसे दल कहेंगे, कई सारी पंखुड़ियां हैं तो उसे हम दल पुंज कहते हैं। और ये जो नीचे हरी हरी पत्तियां होती हैं, पत्ती जैसी, इनको कहते हैं बाहरी दल पुंज। एक पत्ती है तो उसे दल पुंज, उसे बाहरी दल कहेंगे। और कई सारी पत्तियां हरी हरी तो उसे बाहरी दल पुंज कहेंगे। पुंज का मतलब होता है समूह, ग्रुप, या कई सारे होना। तो ये तो हमने ऐसे ही देख लिया इसको। अब हम इसको बुक में कैसे बनाना है परीक्षा में वो देखते हैं। वैसे हमें कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया क्या होता है, यहां से लेकर तो यहां तक का हिस्सा होता है स्त्री केसर भी कहते हैं, अंडक भी कहते हैं, जायंग भी कहते हैं, मादा जननांग भी कहते हैं, महिला जननांग कहते हैं, एक ही बात है, या कार्पल भी कहते हैं। यहां से लेकर तो यहां तक के हिस्से में, अभी इस वाले हिस्से में क्या क्या होता है? ऊपर होता है वर्तिकाग्र, ये बीच में जो होती है ये होती है वर्तिका। साथ में मैंने इनके अंग्रेजी के नाम भी लिख रखे हैं। ये भी जितना हो सके, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो याद रखने हैं काम के हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिए जाते हैं, हिंदी नाम ना आके डायरेक्ट अंग्रेजी नाम पूछ लिया जाता है। तो ये वर्तिका, ये वर्तिका, ये वर्तिका का अग्रभाग, वर्तिकाग्र। ये जो अंडाशय होता है इसके अंदर एक रचना होती, एक संरचना होती है। को ऐसी दो संरचनाएं होती हैं, ऐसी ये लाल जो दिख रही, इसे कहते हैं कोष्ठ। कितने कोष्ठ है? 1 2, ऐसे कई सारे कोष्ठ इसमें होते हैं। इन कोष्ठ के अंदर होते हैं अंडे, बीज के अंडे, इसे हम कहते हैं बीजांड। ये जो हरी संरचना दिख रही है बीजांड। ये जो वाला हिस्सा है हरा, मैंने बताया था हरी पत्ती जिसपे हिस्सा टक, ये ले लो, बेसिकली ये हिस्से कह सकते हैं हम, इसको रहने दो, है ना।
ये वाला हिस्सा कहलाता है पुष्पासन, जिसपे पुष्प टिका होता है। ये पुष्पवृंत अंडी हो गई, डंडी हो गई, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो यहाँ तक ये गोल गोल है, ये कहलाता है अंडाशय, जिसे हम अंग्रेजी में ओवेरी कहते हैं। इस अंडाशय के चारों ओर जो ऐसी डंडियां निकलती हैं, ये कहलाते हैं परागकोश। ये नहीं, ये इस पूरी की पूरी डंडी को यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो डंडी है, इसे हम कहते हैं पुमंग भी कहते हैं, पुंकेसर भी कह सकते हैं, एंथर भी कह सकते हैं, और स्टेमन भी कह सकते हैं। इतने सारे इसके नाम है। हिंदी वाले याद रखना जरूरी है, और अंग्रेजी वाले भी जितना हो सके याद करने की कोशिश करना। तो ये हो गया पुमंग या पुंकेसर। इस पुंकेसर का ऊपरी वाला हिस्सा मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, परागकोश, और ये होता है पुतंतु कह दो इसको, ये कहलाता है हिस्सा पुतंतु। एक पंखुड़ी है तो दल कहते हैं, उसे हम पिटल कहते हैं अंग्रेजी में। कई सारी पंखुड़ियां हैं तो उसे हम दलपुंज कहेंगे, जिसे कोरोला कहते हैं पंखुड़ियां। मतलब एक बाह्य पुंज यानी कि एक पत्ती बाहर की तरफ निकली हुई तो उसे हम बाह्य दल कहते हैं, अंग्रेजी में सिपल। और कई सारी पत्तियां हैं तो वो कहलाएगी बाह्य दल पुंज, कैलेक्स। तो ये हो गया पुष्प का बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी मतलब इसमें मादा जननांग भी होता है और पुरुष जननांग भी होता है, दोनों एक ही के अंदर होते हैं। तो ऐसे जीव जिसके अंदर दोनों लिंग एक ही में होते हैं उसको हम द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये इसका मादा जननांग ये वाला, और ये वाला इसका पुरुष जननांग, तो इस कारण इसको हम द्विलिंगी कहते हैं। तो ये हो गया अपना पुष्प का स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं हम, ये हमने देख लिया। अगला है निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब जब पुष्प में निषेचन होता है तो उससे पहले क्या क्या होता है। ये हमने पुष्प की संरचना के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि पुष्प की संरचना में, उसके निर्माण में निषेचन से पहले पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले उसमें मतलब एंड में जाके बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे में उनका क्रॉस होता है, तब जाके निषेचन होता है। लेकिन ये बनते कैसे, उससे पहले की प्रक्रिया हमें देखनी है। तो जो पुंकेसर मैंने आपको बताया था, कौन सा, देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस चित्र में हम कह सकते हैं जो डंडियां दिख रही पूरी ये तो पुंकेसर यानी कि नर जननांग होता है, ये इस प्रकार का। इस पुंकेसर के अंदर ऊपरी हिस्से में क्या थे, यहाँ पे परागकोश होता है। इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है, एक पेटी टाइप होती है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का जनन होता है। देखिए परागकोश का मतलब होता है पेटी जिसमें पराग रहते हैं। पराग कोश के अंदर एक लघु बीजाणुधानी होता है। लघु यानी कि छोटे, बीज यानी कि बीज के अणु, धानी मतलब उनको धारण करने वाली पेटी। तो लघु बीजों को धारण करने वाली पेटी होती है जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, और ये होती है परागकोश के अंदर। अब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं लघु बीजाणुओं का जन्म होना या उनका जनन होना। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन, और ये किसमें होते हैं, इस लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणुओं के जनन होने से कौन बनता है, लघु बीजाणु बनेंगे। यदि लघु बीजाणुओं का जनन होगा मतलब इनका जन्म होगा तो इसका वही बनेंगे, तो लघु बीजाणु बन जाते हैं। जब ये लघु बीजाणु बनते हैं तो इन लघु बीजाणुओं से ही आगे चलकर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। पराग कण कह दो या यूं कह दो कि लघु बीजाणु ही पराग कण का रूप ले लेते हैं या पराग कण को जन्म देते हैं। ये पराग कण जो होते हैं यही होते हैं नर युग्मकोद्भिद। मतलब ये है, शब्द को देखिए, नर युग्मक प्लस उद्भिद। उद्भिद का मतलब होता है जन्म लेना या जन्म देना। तो जो पराग कण होते हैं ये ही नर युग्मक को जन्म देते हैं या उसको पैदा करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये पराग कण ही असल में नर युग्मकों उद्भिद होता है, और इस पराग कण से बनता है फिर नर युग्मक, मेल गेमेट। तो इस प्रकार जाके ये जो नर युग्मक हमें एंड में निषेचन से नर युग्मक बन जाता है।
तो नर युग्मक बनता कैसे? इस प्रक्रिया, यहाँ से प्रक्रिया चलती चलती आती है, जिसके अंदर ये होता है उसके अंदर वो, उसके अंदर वो होता है, और तब जाके एंड में जाके नर युग्मक बनता है। और जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तब जाके निषेचन होता है। क्योंकि हमने नाम दे रखा है निषेचन के पूर्व की घटना, तो निषेचन के पूर्व में ये प्रक्रिया होती है, तब जाके फिर नर युग्मक जो एंड में बना और जो मादा युग्मक एंड में बनेगा, ये इनका दोनों का निषेचन होगा। तो ये निषेचन की पूर्व की प्रक्रिया है। अब देखिए मादा युग्मक में क्या होता है। तो मादा युग्मक में मैंने आपको पढ़ा स्त्री केसर। देखिए स्त्री केसर कौन सा हिस्सा था? ये यहां से लेकर तो यहां तक का जो हिस्सा था ये था स्त्री केसर। और इसको अपन देख लेते हैं, इसमें ये वाला वर्तिका, ये वाला हिस्सा जो अंडाशय, बीजांड, ये है स्त्री केसर। इस स्त्री केसर के अंदर क्या पढ़ा हमने? अंडाशय। ये स्त्री केसर का चिन्ह बना दिया मैंने अभी, ये से अंडाशय होता है इसके अंदर, ये पूरा स्त्री केसर है पूरा का पूरा, ये इसमें अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, ये हमने पढ़े बीजांड। ये इन बीजांड के अंदर होता है गुरु बीजाणुधानी। देखिए हिंदी में एक शब्द है, लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा या भारी। तो यहाँ पे लघु बीजाणु थे परागकोश के अंदर जो कि नर युग्मक होते हैं, और अंडाशय में होते हैं बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी। यहाँ पे लघु बीजाणुधानी होती है पुरुष वाले में, और महिला वाले में होती है गुरु बीजाणुधानी। गुरु का मतलब होता है बड़े, बीच के अणुओं को धानी यानी कि उनको धारण करने वाली पेटी या बक्सा, कुछ भी बोलता हूं, या आकृति। तो बीजांड के अंदर होती है गुरु बीजाणुधानी। इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस चलती है? जो गुरु बीज होते हैं उनका जनन होता है, उनका जन्म होता है, वो बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये प्रोसेस, ये सब आकृतियों के नाम है, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड, गुरु बीजाणुधानी, ये सब। और ये जो गुरु बीजाणु जनन है और लघु बीजाणु जनन, ये प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का नाम है। तो इस गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का जन्म होता है, जिसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा गुरु बीजाणुओं का जन्म होता है, यानी कि गुरु बीजाणु बनते हैं। ये गुरु बीजाणु ही भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और जैसे यहाँ पे परागकण होता है जो कि नर युग्मक को जन्म देते हैं, उसी प्रकार जो ये भ्रूण कोश होता है ये मादा युग्मक को जन्म देते हैं, और मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडा। तो ये भ्रूण कोश मादा युग्मक को जन्म देती हैं, और इस मादा युग्मक को अंडा यानी कि अंड भी कह दो, अंडा कह दो या एग कह दो, ये अंडे को जन्म देती है, यानी कि मादा युग्मक को। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होता है, इनमें क्रॉस होता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तब जाके आगे की संतान का निर्माण होना शुरू होता है। उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, उसको हम और आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई निषेचन पूर्व की घटनाएं कि निषेचन से पहले क्या क्या होता है। आगे देखिए, पुंकेसर यानी कि पुमंग। पुंकेसर यानी कि पुरुष वाला जननांग। इसे पुंकेसर भी कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, एंड्रोसीमियम भी कहते हैं और स्टेमम भी कहते हैं। की संरचना, इस पुंकेसर की संरचना कैसी होती है ये हम पढ़ेंगे। तो हमने ये मादा जननांग पढ़ा था इधर साइड में पूरा फूल का, उसके साइड में जो तंतु थे, जो डंडियां थी, वो क्या थी? पुंकेसर। तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसमें ऊपर क्या होता है? परागकोश, मैंने अभी आपको बताया, और ये जो डंडी होती है इसे हम पुतंतु कहते हैं। तो ये पूरा मिलके कहलाता है पुंकेसर। परागकोश और पुतंतु दोनों मिलके कहलाता है पुंकेसर। यहाँ पे ये एक्चुअली से जुड़ा भी होता है, और आकृति यहाँ पे ऐसी होती है जिसे हम संयोजी कहते हैं या योजी कहते हैं। ये परागकोश और ये पुतंतु जिस जगह पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे योजी या संयोजी कहते हैं। तो पुंकेसर की संरचना में क्या क्या चीजें होती है देखिए। तो पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भाग होते हैं? दो, परागकोश और पुतंतु। एक तो पुतंतु होता है और एक परागकोश होता है। पुंकेसर का जो निचला सिरा है, इसका जो निचला सिरा है पुंकेसर का, ये किससे जुड़ा होगा? पुष्पासन से। तो पुंकेसर का निचला सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है। नीचे पुष्पासन होता है तो यहाँ पे जुड़ा होता है। और इसका जो ऊपरी सिरा मतलब ये ऊपरी सिरा परागकोश से जुड़ा होता है। तो ये पुतंतु है, ये वाला डंडी,
निचला सिरा परागकोश से जुड़ा और ऊपरी सिरा इसका परागकोश से जुड़ा होता है। अगला, पुतंतु और परागकोश संयोजी या योजी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम कनेक्टिव भी कहते हैं, द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ये दोनों पुतंतु और परागकोश किसके द्वारा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से? संयोजी के द्वारा या योजी के द्वारा, कनेक्टिव के द्वारा। अगला है, पुंकेसर एक से अधिक चक्र में होता है। देखिए क्या मतलब इस बात का, ये जो डंडियां निकल रही बाहर की तरफ, देखिए जैसे ये फूल है, एक डंडी ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, इनको हम कहते हैं पुंकेसर। और ये इनका एक सर्कल होता है, जैसे अंडाशय होता है स्त्रीजन्ना, उसके आसपास एक चक्र में होते हैं ऐसे 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 ऐसे, फिर एक चक्र उसके बाहर होता है ऐसे 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 ऐसे, फिर दूसरा चक्र उसके बाहर। ये जैसे कि यहाँ एक चक्र इसके आसपास दिख रहा है, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा, और इससे कई सारे चक्र हो गए, फैल गए। तो एक से अधिक चक्र में ये होते हैं, ये इस बात का मतलब है। तो ये पुंकेसर एक से अधिक चक्रों में होते हैं, मतलब इनके कई सारे सर्कल होते हैं। अगला, परागकोश की संरचना। अभी हमने क्या पढ़ा, ये परागकोश जो ऊपर होता है, इसकी संरचना असल में कैसी होती है? तो देखिए, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, अपरिपक्व परागकोश की संरचना इस प्रकार की होती है। 4 इसमें चेंबर होती हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 तो इसमें बक्से हो गए, एक इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसको यदि हम 2 हिस्सों में तोड़ें तो यहां से इसमें 2 पाली हो जाएगी, एक इधर वाली पाली और एक इधर वाली पाली, जिसे हम अंग्रेजी में लोब कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ते, देखिए ये यहाँ पे देख लेना। तो ये परागकोश को हमने यहाँ पे चिन्ह बना दिया। अब इसके अंदर कितनी पाली? एक पाली इधर और एक पाली इधर। पाली नंबर 1, पाली नंबर 2, ये दूसरी पाली कहां से होगी? यहां से, है ना। ये इसमें 2 पालियां होती हैं, एक पाली इधर और एक पाली इधर। कोष्ठ कितने इसमें? मतलब चेंबर, बक्से, कमरे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 कोष्ठ इसमें अपने लिख दिए। इन चारों कोष्ठ में, इन चारों कमरों में क्या होता है? एक एक बीजाणुधानी होती है। एक बीजाणुधानी इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि चारों कोनों में 4 बीजाणुधानियां होती हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा पढ़ते हैं उसको। एक प्रारूपिक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। पहले देखिए क्या कह रहा है कि एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। 2 मतलब एक इधर और एक इधर, हो गए 2 पालियां। लेकिन एक शब्द लिखा है प्रारूपिक। प्रारूपिक का मतलब ये है कि ज्यादातर में, अधिकतम में, टिपिकल, जो ज्यादातर परागकोश होते हैं, कुछ का आकृतियां अलग भी होती है, कुछ में पालियों की संख्या अलग प्रकार की भी होती है, लेकिन ज्यादातर में 80 से 90% में क्या होती हैं? 2 पालियां होती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो एक प्रारूपिक परागकोश होता है उसमें 2 पालियां होती है। मतलब प्रारूपिक यानी कि ज्यादातर परागकोश जो होते हैं उनमें 2 पालियां होती हैं। जब इनमें 2 पालियां होती है तो इनको हम कहेंगे द्विपालिक परागकोश। पालिक को हम कहते हैं अंग्रेजी में लोब कहते हैं, द्विपालिक को अंग्रेजी में कहेंगे बाइलोब्ड। इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली है और दूसरी पाली, तो इसकी प्रत्येक जो पाली है उसमें कितने कोष्ठ रहेंगे? 2। तो देखिए एक पाली में कितने कोष्ठ है? 1 2। इसमें भी कितने कोष्ठ है? 2। तो इसके हर एक पाली में कितने कोष्ठ होंगे? 2 कोष्ठ। कोष्ठ यानी कि चेंबर। तो यानी कि परागकोश द्विपालिक होता है, यानी कि 2 पालियां होती हैं। और कोष्ठ कितने होते हैं? तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे लिखा है मैंने, इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो ये द्विपालिक। जबकि यहाँ पे कोष्ठ कितने दिख रहे हैं हमें? मतलब द्विकोष्ठी है ना, पालिक ना हमारा बार बार, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। 2 पालियां होती हैं तो इसे हम कहेंगे द्विपालिक। खत्म बात। कोष्ठ कितने हैं? 1 2 3 4। लेकिन इसे चतुर्कोष्ठी नहीं कहेंगे या चतुष्कोष्ठी भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे द्विकोष्ठी। क्यों? क्योंकि एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, दूसरी पाली में भी 2 कोष्ठ होते हैं।
तो एक पाली में 2 कोष्ठ तो इसे हम इसलिए द्विकोष्ठी कहते हैं कि द्विकोष्ठी। और द्विकोष्ठी का मतलब यह है कि एक पाली में 2 कोष्ठ हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इस कारण इसे हम द्विकोष्ठी कहते हैं। चतुष्कोष्ठी मत टिक कर देना यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, ध्यान रहे बात, द्विकोष्ठी ही कहेंगे क्योंकि एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। इसे हम कहते हैं डाइथिकस। अगला है पूर्ण पराग कोश में 4 कोण होते हैं। यदि कोई पराग कोश पूर्ण विकसित हो चुका है तो उसमें अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? कितने कोने हैं? देखिए, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, यानी कि 4 कोने हैं इसमें। तो यदि ये पूर्ण विकसित पराग कोश है तो उसमें 4 कोण होते हैं, यानी कि चतुष्कोणीय होता है, 4 कोने इसमें होते हैं। अगला, इसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। इसके जो चारों कोने इसमें क्या है? लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणुधानी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चारों कोनों में एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। ये हो गई परागकोश की संरचना कि इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि इसमें चारों कोनों में एक एक लघु बीजाणुधानी हो गई तो पूरे में 4 हो गई। लेकिन कुछ पौधे गिने चुने 1-2% ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक एक लघु बीजाणुधानी नहीं होती, जैसे कि अपवाद भिंडी, कपास, गुड़हल, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कितने कोष्ठ होते हैं? सिर्फ यहाँ पे एक पाली में 2 कोष्ठ है और वहां पे एक पाली में सिर्फ एक ही कोष्ठ होता है। देखिए, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, तो एक पाली में एक ही कोष्ठ है, यानी कि एक कोष्ठीय भी कुछ पौधे होते हैं। तो ये होगा इसका अपवाद। तो ये हो गई परागकोश की संरचना कैसी होती है। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा ये क्या पढ़ा हमने? परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या था? लघु बीजाणुधानी। अब हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणुधानी कैसी होती है। तो ये लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं हम। तो लघु बीजाणुधानी का पहले मैं आपको चित्र बताता हूं कैसे। ये हमने परागकोश, अपरिपक्व परागकोश अभी पढ़ा, अभी देखा। इस परागकोश के चारों कोनों में 1, 2, 3, चारों कोनों में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो ये जो लघु बीजाणुधानी है चारों जगह पे है, इसकी क्या क्या परतें होती है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वो तो हम देखते हैं। तो इनको तीनों को छोड़ देते, बस इस एक को हम देखते हैं, है ना। तो ये लघु बीजाणुधानी है लाल कलर की जो बनी हुई। इसमें इसकी जो ये हरे वाले कलर वाली है, ये इस लघु बीजाणुधानी की बाहरी परत है, तो इसे हम कहेंगे बाहरी परत। इसके बाद में जो परत है ये होती है अंतस्थ परत। अंतस्थ परत, ये जो हरे, जो पीले कलर में दिख रही है लंबी लंबी कोशिकाओं वाली, ये होती है अंतस्थ परत। और इस बाहरी के और इसके बीच में जो होती है मध्य में, वो होती है मध्य परत। जो सफेद वाली दिख रही है ना, गोल गोल कोशिकाओं टाइप, ये होती है मध्य परत। और इस बीजाणुधानी के अंदर जो परत होती है उसे कहते हैं टेपिटम। ये जो हरे कलर में बनाई है ना मैंने, यह है टेपिटम। ये इस लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है और इसे चिपकी हुई होती है। और इसके अंदर जो गोल गोल कोशिकाएं दिख रही है, ये होती हैं बीजाणुजन उत्तक। ये बीजाणुजन उत्तक ही आगे चलकर परागकण बनाते हैं, यानी कि ये कोशिकाएं जो होती हैं बीजाणुजन उत्तक की होती हैं और यही आगे चल के परागकणों का निर्माण करती हैं। तो ये लघु बीजाणुधानी हो गई। यहां पर जो आकृति मैंने आपको दिखा रखी, ये है संयोजी, संयोजी या योजी। इसके आसपास भी कुछ कोशिकाएं होती है, यदि परीक्षा में समय रहे तो बना सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी परीक्षा में सवाल आता है 4, 5, 3 नंबर का जैसा है, तो ध्यान रहे बस ये एक ही स्ट्रक्चर अच्छे से बना देना है, बाकी को ऐसा कैसा गोल घेरा बना के छोड़ देना। सबके पीछे मत पड़ जाना बनाने बैठने के लिए, अन्यथा 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, बस एक को अच्छे से समझा तो बना के बात खत्म, 1 नंबर भी कटना नहीं है।
तो ये अपरिपक्व परागकोश होता है। अपरिपक्व क्या होता है, परिपक्व क्या होता है, स्फुटन क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना में क्या क्या होता है, तो एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी गोलीय होती है। गोलीय मतलब देखिए क्या है इस बात का, यदि हम एक परागकोश को ऐसे आड़ा काट दें और फिर ऊपर से देखें यूं, आड़ा काट दिया उसको और फिर उसको देखो यूं, एक को दोनों को अलग अलग करके यूं देखो, तो हमें जो लघु बीजाणुधानी दिखेगी जो गोल गोल चारों, वो कैसी दिखेगी, गोल। देखिए कैसे, ये इस परागकोश को यदि हमने, ये परागकोश है, इसको ऐसे आड़ा काटा और खोल के देखा तो ये इसमें 4 चेंबर दिख रहे, चारों चेंबर में एक एक क्या है, लघु बीजाणुधानी है और ये गोल गोल दिखाई देती है। तो ये यदि अनुप्रस्थ काट, यदि सीधा काटेंगे तो दिखाई नहीं देगी ढंग से वो, और अलग रूप में दिखाई देगी। लेकिन यदि परागकोश को हमने आड़ा काटा, अनुप्रस्थ काट में टीएस में काटा, तो ये लघु बीजाणुधानी गोल दिखाई देगी। ये देखिए एक प्रारूपिक का मतलब अभी बताया मैंने, ज्यादातर में मैक्सिमम पादपों में जो लघु बीजाणुधानी होती हैं वो कैसी होती है, गोली होती है। लेकिन गोली कब दिखेगी वो, यदि हम उसे अनुप्रस्थ काट में देखेंगे, अनुप्रस्थ काट के रूप में देखेंगे तो। ये हो गया। इसमें 4 भित्तीय परतें होती, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति का मतलब होता है दीवार वाली परत। तो इसके अंदर कितनी परत होती हैं, इसमें 4 भित्तीय परतें होती है। कितनी बताई मैंने अभी आपको, देखो ये कितनी परत पड़ी हमने, 1 2 3 और ये 4 परत, तो इसमें 4 भित्तीय परतें होती हैं। इसमें 4 भित्तीय परतें होती हैं, चारों के क्या नाम, पहली का नाम है बाहरी परत। परत कह दो, त्वचा कह दो, एक ही बात है। तो बाहरी परत को अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहते हैं और बाहरी परत को हिंदी में अधिचर्म भी कहते हैं। तो परत और त्वचा एक ही बात है। फिर होती है मध्य परत, मध्य परत को अंग्रेजी में मिडिल लेयर कहते हैं। मध्य परत का क्या काम होता है, ये होती है जल रागी, इसे जल से राग होता है, अनुराग होता है, इसे जल से राग होता है। ये जो मध्य परत होती है इसे जल से राग होता है, राग होने का मतलब इसे जल से लगाव होता है, ये जल को अपनी तरफ खींचती है, जल को अवशोषित करती है। तो जल रागी कह दो या आर्द्रता ग्राही, यानी कि आर्द्रता को, मॉइस्चर को ग्रहण करने वाली होती है। और क्या होता है, जब जैसे कोई पानी पी पी के पेट फूटता है, ये उस टाइप की होती है। जब ये मध्य परत पानी खींचती जाती है, इतना पानी खींच लेती है कि पूरे की पूरी जो लघु बीजाणुधानी है उसको ये फोड़ देती है। जब लघु बीजाणुधानी फूटती है तो उसमें से परागकण बिखर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि परागण हो जाता है, जिससे पौधों की नई प्रजातियां बनने लगती है। लेकिन ये कब फूटती है, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, तब जाके ये फूटती है। तो इसका काम होता है इस लघु बीजाणुधानी को फोड़ना। अगली है अंतस्थ परत, अंतस्थ को अंतस्थीयम भी कह दे सकते हैं और एंडोथेसियम भी कहते हैं हम। अगली परत है हमारी टेपिटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना भूलना। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट कुछ बताया ही नहीं। एक बात का ध्यान रहे, जितनी भी जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ज्यादातर चीजें परीक्षा में पूछी गई हैं, किसी न किसी हर किसी बोर्ड में या नीट में, कहीं ना कहीं हर जगह पे सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको कम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़, जो भी आवश्यक है हर बोर्ड के हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो टेपिटम सबसे अंदर वाली परत जो कि चिपकी होती है। अब टेपिटम क्या होता है, कभी कभी टेपिटम 2 केंद्रक वाली भी होती है, द्विकेंद्रीय भी, और ये बहुकेंद्रीय भी होती है, यानी कि इसे पॉलीप्लॉइड, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। मतलब ये है कि टेपिटम की एक ही कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो कोशिका द्रव है वो तो विभाजित नहीं होता है, लेकिन जो केंद्रक है वो 1/2 1/2
होता जाता है, हर बार वो एक नया रूप ले लेता है। तो जैसे कि टेपिटम है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो एक टूट के दो हो जाता है, फिर ये दो टूट के फिर अलग अलग टूटता है, तो इसके दो बन गए और इसके दो, तो ये चार हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि टेपिटम द्विकेंद्रीय है या बहुकेंद्रीय, तो कहीं कहीं द्विकेंद्रीय भी लिखा हुआ, अन्यथा ये होता बहुकेंद्रीय ही, मतलब दो से अधिक केंद्रक ही इसमें होते हैं। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो हमें बहुकेंद्रीय को टिक करना है, और सिर्फ ये हो तो फिर इसको टिक करना है, इस बात का ध्यान रहे। अगला देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका, लघु बीजाणुधानी की संरचना, ये भी हम देख चुके। तो अपनी क्लास आज यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके यार दोस्त हो उनको भी इनवाइट कीजिए। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री। साल भर चलने वाली है, समय से कोर्स भी खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कि आधे छोड़ेंगे आधे कर देंगे। आपका प्रॉपर टेस्ट भी लिया जाएगा। ऐप लगभग बनकर रेडी हो गया है। यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। और अपनी पढ़ाई, बाकी कुछ करो या मत करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।